नमस्कार दोस्तों, मैं इज़हार अंसारी जहाँ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। कल 8 नवंबर थी और कल के दिन ही 2016 में भारत में नोटबंदी की गई थी और जिसके परिणाम ये हुए कि हमारा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था गिरते गिरते 50-60 साल पहले की अवस्था में जा चुकी है। आज भले कागजी तौर पे या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपको ये दर्शाया जाता है, दिखलाने का प्रयास किया जाता है कि हमारा देश काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन हम अगर वास्तविकता पे चलें और धरातल पर अगर चलें तो ये कहीं से भी नहीं दिखती है। नोटबंदी केवल अपने फ़ायदे के लिए कराए गए थे और ये एक तरह से कह सकते हैं एक नासमझी वाली काम था, जिसकी वजह से लोगों को लाइनों में लगना पड़ा और लाइन में लगते लगते कितनी सैकड़ों लोगों की मौतें हुई, लेकिन उस सरकार ने उस पर कभी भी कोई माफ़ीनामा नहीं मांगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए, यदि इसमें सुधार नहीं होते हैं, ब्लैक मनी मैं वापस नहीं ला पाता हूँ तो 50 दिन बाद आप मुझे इसी रोड पे यहाँ खड़ा करके मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन आज देश उनको प्रधानमंत्री बने हुए करीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल में उन्होंने आज तक एक भी पब्लिक रिव्यू नहीं दी है, लोगों के सामने कभी आकर के सवाल जवाब नहीं दिए हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कि मैंने क्या किया नहीं किया, केवल चेहरा चमकाने के पीछे लगे रहते हैं। और उनके अगर खर्चे देखे जाएं डेली बेसिस पर, तो डेली बेसिस पर भी लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं। और मोदी सरकार के जो ये 8 साल रहे हैं, ये 8 साल अगर देखे जाए तो ये विज्ञापनों वाले दौर रहे हैं, केवल चेहरे चमकाने के लिए काम किए गए हैं। और दूसरी अभी देख सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही जो EWS के नाम पे या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे जो 102वां संशोधन किया गया था संविधान में, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है। और ये आरक्षण जो दिया गया है OBC और SC/ST से के आरक्षण से छीन कर दिया गया है। ये मत सोचिए कि जो आरक्षण है 15% जो सुदामा कोटा से छीन करके जो 10% जो उनको अधिकार दिए गए हैं, इसको एक तरह से मानिए सुदामा कोटा भीख मांग के दिया गया है और कहीं ना कहीं दूसरे के अधिकार को छीन करके दिया गया है। इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो अब देखिए, आपको भी नाली के गैस से चाय बनाता हुआ और गणेश जी को पहली प्लास्टिक सर्जरी कराता हुआ और उसके बाद सूरज को निकलता हुआ ही पढ़ेंगे आप, क्योंकि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बेच दिए गए। वो पेरियार जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक मूवमेंट चलाया, सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन के साथ ब्लैक शर्ट मूवमेंट चलाया, इसलिए मुझे समाजवादी आंदोलन याद आता है। और उस समाजवादी आंदोलन में 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। वो जो समाजवाद था जो डॉक्टर अंबेडकर का, लोहिया का, पेरियार का था, उसके बिना हमारी मुक्ति संभव नहीं है। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। अब आज लोग कहते हैं कि बहुत बुरा वक्त है, बोलो मत, जेल में डाल देंगे। आजकल जेल में डाला है, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जेल में है। और जो लोग बिल्किस बानो का बलात्कार किए वो बेल पे बाहर हो रहे हैं और उनको फूलमाला से स्वागत किया जा रहा है। ये लड़ाई तो सीधे विचारधारा की हो गई है और इस विचारधारा में आप नहीं भी बोलेंगे तो मारे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले लोग 24 के चुनाव के पहले एक घोषणा करें कि जब उत्तर भारत में सरकार इनकी होगी तो जो काम तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन का हुआ, जो अभी झारखंड में 77% का हो गया, उत्तर प्रदेश में हम 52% रिजर्वेशन OBC को देंगे। और यहाँ 21% दलित आबादी है, कम से कम अपने राज्य में ये कहो कि आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का रिजर्वेशन 70 से 80% कर दोगे, आधा काम आपका आज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात
चमेरा पशुपालक कामगार लोगों की 90% लोगों का भारत तब जाकर बनेगा जब अंबेडकर को पेरियार से, फूले को पेरियार से, ललई सिंह को पेरियार से और भगत सिंह को पेरियार से जोड़ करके हम एक बड़ी एका बनाएंगे तो वो बुलडोजर में रुकेगा जो संविधान और मंडल कमीशन के ऊपर चल रही है। ओबीसी जिसकी आबादी इस देश में सबसे ज़्यादा है, कहीं न कहीं 1935 में जिस दौर में अंग्रेज़ों का शासन था, उस दौर में जब ओबीसी की जनगणना कराई गई थी, जाति आधारित जनगणना, तो उस दौर में ओबीसी की आबादी केवल करीबन 52% पाई गई थी। उसके बाद आज तक किसी भी सरकार को हिम्मत नहीं हुई कि वो जाति आधारित जनगणना करा सके और जिन जातियों की जितनी भी हिस्सेदारी बनती है उसको उसके आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। लेकिन क्या है, इस देश में जो आज देख सकते हैं, मीडिया हो चाहे कोर्ट हो, हर चीज़ पे ब्राह्मणवाद का कब्जा है। जुडिशरी हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, जिस चीज़ भी जाइए, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, पुलिस हो, हर चीज़ों में एक तरह से कर सकते हैं ब्राह्मणवाद का कब्जा है, मनुवाद का कब्जा है। इन लोगों ने इस तरह से इस देश का जो मोनोपोली बना के रखा है, अगर सही से आप सवाल जवाब करने जाएंगे तो आप पे ही उंगली उठा दिया जाएगा और आप पर उंगली उठाने के बाद बहुत सारे आप पे चार्जेज लगा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पटेल। दोस्तों, आज एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इनकी सच्चाई। रूबिका जी कैसा है? रेबल सदानंद पटेल, ऑल गुड, कवरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैम, आप तो दुनिया पर सवाल पूछते हैं, आपसे पूछ रहे, हिमाचल हैं आप लोग, दुनिया को किस तरह से ये उकसाते हैं अपने स्टूडियो में, और जब इनसे एक सरलतापूर्वक सवाल पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के भर्तियों के बारे में आप कुछ पूछते हैं तो देखिए कैमरा छीनने लग जाते हैं और इनके टीम के सदस्य बताते हैं कि सड़क छाप हो तुम लोग, ये जनता को सड़क छाप समझते हैं। इस नहीं प्लीज मैम, प्लीज आप यू डोंट हैव द राइट टू कैच द फोन, यू हैव द राइट टू आस्क, एज अ सिटीजन हैव द राइट टू वॉच योर चैनल। नो नो मैम, नो दैट्स नॉट लाइक दैट। हमने आपके बहुत, आपने मेरे मोबाइल पर हाथ रख दिया। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ। नहीं मैम, यू आर ए जर्नलिस्ट, यू आर ए जर्नलिस्ट एंड वॉट एवर यू आर स्टैंडिंग देयर, दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड इज। जो फोन छिपना ना परमिशन, आप लोग इन मुद्दों को लेकर आप मुझे सिखाओगे परमिशन लेना, आप सिखाओगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने इन 8 सालों में कुछ नहीं किया सिवाय जुमलेबाजी करने के और बड़े बड़े फेंकने के। यहाँ तक उन्होंने इस देश की जो सारी संपत्तियाँ थी, जो PSUs कंपनी है, उनको भी बेच दिया है। और अभी वे जो रक्षा मंत्रालय के जो बहुत सारे PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, जिसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है या BHEL है, जो भारत सरकार के लिए रॉकेट बनाने का काम करते हैं, तोप बनाने का काम करते हैं या हथियार बनाने का काम करते हैं, वे सारे, चाहे पृथ्वी मिसाइल हो, चाहे अग्नि मिसाइल हो, इन सारे जो कंपनियां हैं वो भी अपने मित्रों को बांटने के में लगे हुए हैं। आज मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एम्प्लॉय से बात की। भारत डायनामिक्स हिंदुस्तान के लिए मिसाइल्स बनाता है, जो मिसाइल्स देश की रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आकाश मिसाइल है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये सब भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाती है। BHEL को आप सब जानते हो, इनके दिल में सरकार ने भय डाल रखा है। हम BHEL को, भारत डायनामिक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये हिंदुस्तान की पूंजी है और ये बीजेपी के लोग भारत की पूंजी अपने मित्रों को देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो देश चला रहे हैं कि बनियागिरी का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि कभी गुजरातियों को देश चलाने मत दीजिए। गुजराती लोग चोरी देश को डुबा सकते हैं, बनियागिरी कर सकते हैं, लेकिन देश नहीं चला सकते। वो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उनके हाथों से देश नहीं चल सकता है। जिस प्रकार एक इतिहास के प्रोफेसर को अगर इंग्लिश दे दिया जाए तो उसको इंग्लिश नहीं बनता, या इंग्लिश के प्रोफेसर को मैथमेटिक्स दे दिया जाए तो उससे मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन सही नहीं हो पाता है। उसी प्रकार आज अंधे बहरे लोगों को हाथों में राजनीति सौंप दी गई है और उन लोग क्या है, केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए ये सारी नौटंकियाँ की जा रही है। देश कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे संभालना, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है और तरह तरह के नौटंकियाँ चली जाती हैं। अभी आपने देखा कि गुजरात में जो पुल हादसे हुए थे, पुल हादसे की अभी तक कोई औपचारिक जिम्मेदारी ना बीजेपी ने ली और ना ही उस कंपनी ने ली, बल्कि उस कंपनी के मालिकों को भगाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि उसके मालिक भी इस देश से फरार हो चुके हैं।
तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार मिली भगत है कि एक कंपनी जो घड़ी बनाती है उसको पुल का रख रखाव और उसका जिम्मेदारी दे दी गई, बनाने का जिम्मेदारी दे दी गई, उसको ठेका दे दिया गया। कहीं ना कहीं इसमें वो आती है कि इस जो आज देश चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं करप्शन के ढेर पे बैठा हुआ। और इसके अलावा एक चीज़ और भी बात में आया कि 200 करोड़ के जो पुल रोड बन रहे थे मध्य प्रदेश में, उस पर भी जो हमारे देश के परिवहन मंत्री हैं उन्होंने उंगली उठा दी, लेकिन क्या है और माफ़ी भी मांगा कि इस सड़क को फिर से बनाया जाएगा। जब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ऊपर से ये सारे फरमान जो चलाए जा रहे हैं सब ऊपर से ही चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा कल एक चीज़ देखा गया कि जब रुबिका लियाकत और एबीपी न्यूज़ वाले दिल्ली में थे तो उस दौर में उस समय रिबल सदानंद जो एक खुद जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं, इसके अलावा वे एक वकील भी हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप लोगों से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो उन्होंने उनको 2 कौड़ी का पत्रकार कहा, सड़क छाप कहा। तो इससे पता चलता है कि मीडिया जो है केवल और केवल के सरकार की पक्ष लेती है, सरकार के चमचागिरी करती है, और इसके लिए मीडिया जो है सरकार के लिए जो सवाल होती है उसको काउंटर करती है, सरकार को बचाने के लिए हर तरह से वो आगे आ जाती है। इसी तरह से सरकार बीजेपी की सर चल रही है। अगर देखा जाए कि बीजेपी के चाल और चरित्र पर सवाल उठाया जाए तो बीजेपी की चाल और चरित्र 2 कौड़ी की भी नहीं है। उनकी ऐसी स्थिति अगर देखी जाए, अगर चाल चरित्र पे, तो उनको पार्टी ही नहीं कहा जाएगा, गुंडों की पार्टी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इतने सालों में केवल इस देश में गुंडों को बचाने के क्या लिए काम किया है या इस देश में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का काम किया है। आप देखिए जितने भी संगठन जो हैं एक तरह से चलाए जा रहे हैं देश में दंगा भड़काने के लिए और जो समाज को तोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं बीजेपी कनेक्टेड हैं। और जितने भी इस देश में अभी समाज को तोड़ने के लिए विघटनकारी शक्तियाँ चल रही है, कहीं ना कहीं वो आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड हैं। तो ये याद रखिए कि जो भी आज इस देश में स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो सरकार प्रायोजित हैं, और सरकार प्रायोजित जो कार्यक्रम आज हो रहे हैं। देश हमारा आज G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है, जी समिट का, तो G20 समिट होने जा रहा है 20 नवंबर को। लेकिन इस देश में जो आज अर्थव्यवस्था लगातार हमारी गिर रही है, अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही, भले ही नरेंद्र मोदी के अडानी और अंबानी बहुत रईस होते जा रहे हैं, तो 2 आदमी के आ जाने से देश नहीं चल जाएगा। ये देश बहुत विशाल है। अडानी और अंबानी, इन गुजरातियों से कोई देश नहीं संभलने जा रहा, इन दोनों से कोई देश का जो संपत्ति कोई बढ़ने नहीं जा रही है। इनकी जो है केवल इनकी कंपनियों का क्या है एक्सपेंशन हुआ, प्रसार हुआ, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आज स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, सभी चीज़ चल रहे हैं, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लोगों को नौकरियाँ नहीं है। हमारे देश में आज युवा पढ़ सकता है, स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, मगर रोजगार उसे नहीं मिल सकता। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सालों लगा देते हैं, और फिर उसके बाद इंजीनियर नहीं बनते, मजदूरी करते। कोई मजदूरी करता है, कोई ऊबर की गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर बनता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, महाराष्ट्र की सच्चाई है। और जो आपका शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है, वो पूरा का पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 2-3 लोग हैं, इनके हवाले नरेंद्र मोदी जी और आपकी यहां की सरकार पूरा का पूरा ढांचा इनके हवाले कर रही है। मैंने उनसे पूछा, लड़कों से पूछा कि भाई बताओ, बेरोजगारी के कारण बताओ। मुझे कहते हैं जो पब्लिक सेक्टर था, जिसमें हमारे जैसे लोगों को रोजगार मिलता था, थोड़ी सिक्योरिटी होती थी, उन्होंने कहा पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है।
नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है। तो ये देश की हालत है। और इन पॉलिसियों का लक्ष्य हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। और बीजेपी और आरएसएस डर को फिर नफरत में बदल देते। डर के बिना नफरत हो ही नहीं सकती। अगर डर नहीं है तो नफरत नहीं हो सकती। अगर डर है तो उसको नफरत में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। यह हिंदुस्तान में हो रहा है और इससे देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। बेरोजगारी से, महंगाई से देश का कोई फायदा नहीं होगा। नफरत से देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। और यह इस देश का इतिहास ही नहीं है। यह भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। खेती के बारे में सीखना हो, किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं होती है। खेती के बारे में सीखना हो तो किसान के साथ बैठ जाओ, 15 मिनट में वो आपको समझा देगा जो समझना है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारा कर्जा माफ नहीं होता। हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा 2 मिनट में माफ हो जाता है, हमारा नहीं होता। हमने क्या गलती की? हमने कौन सी गलती कर दी? वो बता रहा है। कहता हमें एमएसपी नहीं मिलती। वो कह रहा है, आज मुझे बताया एक किसान मिला, 20 मिनट मुझे उसने समझाया जो नरेंद्र मोदी जी की जो बीमा योजना है इसके बारे में बताया। कहता है कि हम पैसा डालते हैं, सरकार पैसा डालती है और सीधा का सीधा पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में जाता है। हमारा खेत बर्बाद होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, हमारा खेत बर्बाद हो जाता है, तो ना हमें इंश्योरेंस कंपनी का फोन नंबर मिलता है, ना ऑफिस मिलता है, ना पैसा मिलता है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब 2 भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। सारी चीज़ें प्राइवेट में दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर दिए जा रहे हैं। लोग सवाल उठाते हैं, उनको पीटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। तो ये याद रखिए कि जो सरकार चल रही है वो तानाशाही की सरकार चल रही है। और जिस दौर में इस तरह की सरकारें चलेगी जो लोगों के सवाल को कुचलने का काम करती हो, वो समझ लीजिए कि वो तानाशाह होती है, डिक्टेटरशिप की सरकार होती है। इसलिए ये समझना होगा कि जो आरएसएस है, आरएसएस की मोनोपोली क्या थी। आरएसएस ने कहा था कि जिस समय में हमारे हाथ में सत्ता आएगी, सबसे पहले मैं बहुजनों की और ओबीसी जातियों की जो सरकार में प्रतिनिधित्व है, उनका जो समाज में प्रतिनिधित्व है, उनको मैं काट दूंगा, उनको छीन लूँगा, छीन करके उनको उस हद तक पहुंचा दूंगा कि जहां वो सिवाय भिखमंगे की, सिवाय वो पहले की स्थितियां जो समाज में थी वहाँ
ना जब तक पहुंचा दूं तब तक हम लोग चैन नहीं लेंगे। और आज वो प्रयास किया जा रहा है। चाहे गालवेलकर की जो बातें थी वो सच साबित हो रहे हैं, बेंच ऑफ थॉट्स की जो बातें हैं वो सब सच साबित होती हुई दिख रही है। लेकिन हम और हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं, अंधभक्त किस्म के लोग हैं, जो गधे किस्म के लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि देश कहाँ जा रहा है। देश में जो सारी संपत्तियां क्यों बिक रही है, देश क्यों नहीं चल पा रहा है। जब सरकार तरह तरह की नौटंकी करके इलेक्शन जीत सकती है, एक के बाद एक राज्य में सरकार बना सकती है, तो वही सरकार देश की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं संभाल सकती। ये सोचने वाला विषय है। इस पर हम और आप लोग को सभी को सोचना होगा कि ये स्थितियाँ क्यों आ रही है, ये स्थितियाँ इतनी भयानक क्यों होती जा रही है। तो आज मैंने जो आपके समक्ष बातें रखी, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता था, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।